हेलो एस्पिरेंट्स, अभी आपको पता है कि ईएमआरएस के पेपर का अभी आंसर की आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी, मैम हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, प्लीज़ एक बार आप पेपर को डिस्कस करा दीजिए। तो मुझे कुल मिला के केवल एक क्वेश्चन ऐसा लगा जिसके अंदर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, पर मैं पूरे ही आंसर के बारे में आपको बता रही हूँ, पूरे ही पेपर के बारे में आपको बता रही हूँ। टीजीटी एसएसटी का था और एक एक शब्द इसका एनसीईआरटी से था। तो ये ईएमआरएस 2023 का पेपर है टीजीटी एसएसटी का। ठीक है, और इसका एक एक शब्द जो है वो एनसीईआरटी से बिल्कुल लाइन टू लाइन उठाई हुई है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। ठीक है, और मैं एनसीईआरटी की जो वीडियो रोजाना रात को 9:30 बजे जो एमसीक्यू की सीरीज चलाई हुई है हमने, 300 एमसीक्यू सीरीज ऑफ एवरी सब्जेक्ट एनसीईआरटी के, वहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल ये यूं कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किन लोगों की भागीदारी है, इनमें से कौन आपको इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करता दिखेगा। अब देखो, अफगान से कोई व्यक्ति आ रहा है दिल्ली में इलाज के लिए, तो सीधी बात है, अब अफगान से कोई व्यक्ति दिल्ली में इलाज के लिए आ रहा है तो अपनी अफगानी करेंसी को चेंज कराएगा वो रूपी में। यानी कि क्या हुआ कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो बढ़ा। अब कोई उज्बेक व्यक्ति है, उज्बेक कौन होते हैं? ये मंगोल लोग होते हैं, मंगोली लोग होते हैं। ठीक है, मंगोली लोग है, चंगेज खां के ऊपर आक्रमण किया था उज्बेकों ने, याद करो। जो ये मंगोली लोग जो होते हैं, ठीक है, यानी मंगोल से आएंगे और भारत के नोएडा के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, नोएडा के निर्माता का कपड़ा खरीदेंगे तो सीधी बात है अपनी करेंसी को रूपी में कन्वर्ट कराएंगे पेमेंट के लिए, यानी ये भी इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। भारतीय मूल का एक व्यक्ति कनाडा से राजस्थान छुट्टियां आया है, अब वो कैनेडियन डॉलर लेके आया है भारत में रूपी को कन्वर्ट कराने के लिए, यानी यहां पे भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, बी और सी तीनों ही इंटरनेशनल ट्रेड के उदाहरण है। उसके बाद कहता है कि संसाधनों के परिकल्पित उदाहरण उनके वर्गीकरण के साथ नीचे दिए गए हैं, कौन सा युग्म सही है? आपको सही युग्म जो है वो छांटना है। ठीक है, ये क्या कहता है कि भारतीय तटरेखा से 400 समुद्री मील दूर तक जो निक्षेप, एक बड़ा भंडार मिलता है जीवाश्म तेल का, वो नेशनल और डेवलप्ड रिसोर्सेज बताते हैं। सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है? कहता है संसाधनों में के परिकल्पित उदाहरण उनके वर्गीकरण के साथ, मतलब कि कौन सा किसके वर्गीकरण में आता है। 400 nautical miles from the Indian coastline, a huge reserve of fossil oils are found, national और developed resources। मतलब कि जो ये संसाधन है, जो ये संसाधन है, ठीक है, क्या वो इससे मेल खाता है? नहीं खा रहा है। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाओं से जो ऊर्जा मिल रही है, क्या उससे आसपास को रोशन किया जाता है? क्या नहीं किया जाता? मानव शरीर की जो ऊर्जा है उससे क्या हो रहा है? हमारे डेली लाइफ के काम हो रहे हैं, उससे कोई रोशनी थोड़ी ना पैदा हो रही है। ठीक है, उससे कोई रोशनी थोड़ी ना पैदा हो रही है कि आसपास को रोशन कर दिया आपने, कोई ट्यूबलाइट जल गई शरीर में, ऐसा तो नहीं है। दोनों ही गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी, जो बिल्कुल सही दिया हुआ है कमीशन ने। इसके बाद स्थलाकृति दी हुई है, और ये सवाल मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, पता नहीं कितनी बार मैंने बात आपको बताई थी कि जो डून होते हैं, जैसे देहरादून आप देखते हो, ठीक है, जो डून होते हैं जैसे देहरादून होता है, वो कहाँ का होता है? नॉर्दर्न हिमालय, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया। जो मोलासिस होता है, यानी कि ये एक कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ चूना पत्थर के प्रकार होते हैं, मोलासिस बेसिन। ठीक है, तो ये मैंने आपको मिजोरम से जोड़ के बताया था। मैंने ये कहा था मोलासिस जब भी आ गया मिजोरम, मिजोरम यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्टर्न हिल की बात हो रही है। फिर जो बर्छन्स होते हैं, समुद्र जो डेजर्ट होते हैं, भारतीय मरुस्थल होते हैं, मैंने तुमको बहुत सारे ग्लेशियर्स के पानी से बनने वाले, मरुस्थल के अंदर बनने वाली बहुत सारी आकृति के बारे में बताया था, और ये बताया था जो बरखन या बरछन होते हैं वो भारतीय मरुस्थल का हिस्सा होते हैं। जो इस तरीके से ऐसे लाइनें देखते हो ना आप रेत पे, उसको हम बरखान कहते हैं। तो ये बरखान भारतीय मरुस्थल, ड्यून उत्तर पर्वतमाला, और मोलेसिस मिजोरम से जुड़ा होता है, ये पूर्वी पहाड़ियों के अंदर आ जाएगा। तो देख लेंगे, ए का 2, बी का 3, सी का 1, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिल्कुल ये हमने किया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? कहता है कि होमोसेपियन कब आए हैं? होमोसेपियन यानी कि मानव का, आदि मानव का आगमन कब होता है? अब ये दिया हुआ है प्लिस्टोसीन, ठीक है, ये दिया हुआ है प्लिस्टोसीन, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका? मियोसीन, क्योंकि लगभग 5.3 मिलियन ईयर साल पहले, लगभग 5 लाख साल पहले जो है इंसान आ चुका है, और वो मियोसीन एज शुरू हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इसका अल्प नूतन आएगा, और गूगल पे भी आप देखोगे मियोसीन ही है, एनसीईआरटी में आप देखोगे मियोसीन ही है, ये कमीशन ने दिया हुआ है सेकंड। तो मेरे हिसाब से ये आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, बाकी कोई भी नहीं है। छात्रों द्वारा लवणता पर दिए गए कथनों पर विचार करें और उनकी समझदारी स्तर को न्यूनतम स्पष्टता से शुरू करते हुए क्रम में सजाएं। क्या कह रहा है ये
कि लीस्ट क्लियर के हिसाब से समझाना है आपको। जल की लवणता महासागरों में एक समान है, मतलब उनको क्लियर नहीं है ये बात कि जल की लवणता एक समान है, सबसे पहले ये। फिर उनको ये लगता है कि गहराई जैसे जैसे बढ़ती है लवणता बढ़ जाती है, सेकंड ये। थर्ड जो है, वाष्पीकरण के कारण सतह पर लवणता बढ़ जाती है, मतलब ये तो सबसे सही बात है ना, ये तो हाईएस्ट नंबर पे आएगी, सी तो लास्ट में आएगा। ठीक, तो सी लास्ट में देख लेंगे, ए बी सी में ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए बी और सी। नादानी की बात बताई जा रही है कि कौन सबसे नादानी वाली बात कर रहा है, ए बी और सी समझदारी की बात है। ठीक है, इसके बाद 46 की बात करते हैं, ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब आप अर्थ के बारे में एक ट्रू मॉडल बताते हो कि हमारी अर्थ ऐसी है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इमेजिनरी लाइंस का यूज नहीं होता, गलत है। आप जब ग्लोब देखते हो तो इस तरीके से उसके ऊपर आप देखते हो कि इमेजिनरी लाइंस बनी होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, महाद्वीप और महासागरों की उनके वास्तविक आकार में नहीं दिखाया हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब अगर वास्तविक आकार दिखाने लगे तो आप कैसे इंडिया को इतना बड़ा दिखाओगे, भाई छोटा सा ग्लोब है, हमको उसमें पूरी दुनिया बतानी है, तो वास्तविक आकार नहीं दिखता मैप में, ग्लोब में। तो ए और सी सही है, बाकी बी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि अपवाहक प्रतिरूप के संदर्भ में आपको बताना है। ये सब पैटर्न मैंने आपको कराए हैं, इवन जो मैराथन ली हुई है उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या कहता है ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। एक डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, यहां से निकल गया, यहां से, इस तरीके से पेड़ की शाखाएं बन जाती है, डेंड्राइक पैटर्न। ये वाला पैटर्न डेंड्राइक है, मैंने बना के भी पहले बताया है आपको। ये जो पेड़ की शाखाओं वाला, इसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर रेडियल क्या होता है, हिल से, ये वाला जो है, ये इस तरीके से जो आप देखते हो, ये इस तरीके से जो पानी आ रहा है किसी एक पहाड़ी से, सब दिशाओं में पानी आ रहा है, इसको हम कौन सा पैटर्न कहता है, ये रेडियल पैटर्न या अरीय पैटर्न होता है। ठीक, फिर तीसरा कहता है जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, इस तरीके से ये मेन नदी है और ये इस तरीके से पैरेलल बह रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेलिस कहते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, सेंट्रीपिटल कहते हैं, तो ये बात गलत है। इसको भी केंद्रीय ना कह के इसको ट्रेलिस कहेंगे, यानी जालीनुमा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो क्या होता है, जब सब दिशाओं से एक जगह पानी आके इकट्ठा हो रहा है, इसको अभिकेंद्री कहते हैं। जब केंद्र में पानी इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, इसको अभिकेंद्री कहते हैं। ठीक है, जब सब दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में आ जाए उसको अभिकेंद्री कहते हैं, और इसको जालीनुमा, दोनों उल्टे दिए हुए हैं। तो आंसर क्या आएगा, ए और बी। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आएगा। इसके बाद अगला सवाल है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। तो जायद की फसल चारा है, बिल्कुल सही है, जिसका भी पेपर है सही मिलान किया हुआ है। रबी की सरसों है, खरीफ की कपास है, तो आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि जीरो वन क्षेत्र वाला, जीरो प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया वाला कौन सा है, लक्षद्वीप। सीधा सीधा एनसीईआरटी क्लास 9 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप में सबसे कम जो है वन क्षेत्र है। फिर उसके बाद कहता है कि आपको सही कथन छांटना है। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है, बिल्कुल। जितना ज्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा उतने ज्यादा मॉनसूनल विंड्स होंगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ये मूव करती है, जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनसूनल विंड्स होंगी। पहली बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि पृथ्वी की सतह के करीब जो वायुमंडलीय दबाव होती है उसमें ऊपरी वायु तनाव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात गलत है। ऊपरी वायु तनाव इससे नहीं बनता है, मतलब नीचे के दबाव में भिन्नता है तो नीचे हवा चलेगी, ऊपरी वायु तनाव का इससे कोई रोल नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या आएगा इसका, 1। पहला सही, दूसरा गलत। फिर उसके बाद अगला सवाल है, किसी देश की आर्थिक ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बता देती है। जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है इसका मतलब उतनी ज्यादा वहां डिमांड है और उतना ज्यादा लोगों का जो जीवन का स्तर है वो है। तो आंसर क्या आएगा, विनिर्माण उद्योग, यानी कि जो आंसर है वो बिल्कुल इसका आएगा विनिर्माण उद्योग, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो है वो किसी देश की ताकत बता देती है। फिर कहता है कि हिमालय चाप पर भूकंप आने के मुख्य कारण क्या है। हिमालय चाप पर, हिमालयन आर्क पर क्यों भूकंप आता है। जो अपनी इंडियन प्लेट है वो ऊपर यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, यानी कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। दक्षिण की तरफ नहीं मूव कर रही, पहला तो गलत है। यूरेशियन और इंडियन प्लेट की गति में बाधा आ रही है, बिल्कुल सही। और जब आपस में दोनों का लॉक टूट जाता है, ये प्लेट्स का लॉक टूट जाता है, तो अचानक से जो ऊर्जा निकलती है उसके कारण भूकंप आ रहा है, ये भी सही। तो बी और सी सही है। ठीक है, ए गलत है, क्योंकि दक्षिण की तरफ ना जाके जो इंडियन प्लेट है वो तो उत्तर की तरफ जा रही है और उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। आरक्षित वन कौन से है, जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो,
ठीक है, और ये केवल भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत सूचित किए जाते हैं, गलत बात है। केवल इस अधिनियम के अंदर नहीं, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट को सुरक्षित किया जाता है। ए और बी सही है, थर्ड गलत है। आंसर क्या आएगा? ए और बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, लोकतंत्र राजनीति में बेहतर विकल्प है क्योंकि? लोकतंत्र राजतंत्र में राजनीति में बेहतर विकल्प है क्यों? क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति की डिग्निटी बढ़ाता है। इंसान ही वोट देकर नेता को चुन रहा है, यानी उसकी डिग्निटी बढ़ रही है, उनकी समानता बढ़ रही है। चाहे व्यक्ति गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, राइट टू वोट सबको मिलेगा, यानी उनकी समानता बढ़ रही है। और हर व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती, मेजोरिटी देखी जाती है लोकतंत्र में। तो जो लोग अल्पसंख्यक रह गए, या जैसे कह रहे हैं 60% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, इनकी तो इच्छा पूरी हो गई। पर जो 40% ऐसा कह रहे थे ये नहीं बनेंगे, उनकी इच्छा का क्या? हर व्यक्ति की इच्छा थोड़ी ना पूरी हुई। तो सी गलत है, ए और बी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ए और बी। आंसर विल बी ए और बी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 कहता है ये कल रात में ही मैंने क्वेश्चन कराया है, ये कल रात में ही क्लास 7वीं या 6ठी के अंदर है, पंचायती राज, कल ही मैंने ये सवाल करवाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सवाल। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है, बिल्कुल सही। और ये सचिव जो है इसका इलेक्शन ना होकर सरकार इसको चुनती है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोनों बातें। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? तीसरा। ठीक है, इसके बाद जो है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेपाल पहले एक हिंदू राजा था, यस। 2006 में लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए जिसके बाद राजा को वापस लाया गया। ये क्या कहता है? कहता है कि आपको सही छांटना है। नेपाल हिंदू राजा था, बिल्कुल सही है। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संवैधानिक राजतंत्र भी रहा, सही है। लेकिन 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन हुए जिसके बाद राजा को वापस लाया गया, ये गलत है। ठीक है, 2006 में नहीं हुए थे, ये 2008 में या 2005 में हुए हैं आई थिंक। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, दूसरी गलत है। इसके बाद अगला सवाल है कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, सही बात है। शुरुआत में 289 थे, 389 थे, पर इतने रह गए थे। महात्मा गांधी उसके सदस्य नहीं थे, सही है। और जितनी भी डिबेट, जितनी भी चर्चा हुई उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा? ए, बी और सी। 58 नंबर क्वेश्चन है संघवाद के बारे में। संघवाद क्या होता है? जहां पे दो पॉलिटी हो, बार बार बताती हूं मैं आपको, हर बार बताती हूं, जहां पे दो शासन प्रणाली हो, दो लेवल पे या दो से ज्यादा लेवल पे सरकारें चल रही है, जहां एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो, उसको संघवाद कह रहे हैं। 59 कहता है देश का सर्वोच्च कानून जिसमें देश की राजनीतिक समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। क्या है वो बुक जिसके अंदर सारे कानून है? संविधान कहते हैं उसको। ठीक है, अगला सवाल है 61, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरीके की न्याय है? मैंने आपको बताया है 3 तरीके के जस्टिस का जिक्र है, 5 तरीके की लिबर्टी का जिक्र है और 2 तरीके की इक्वालिटी का। तो न्याय कितना है? 3 तरीके का न्याय। पॉलिटिकल न्याय, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सेकंड नंबर ऑप्शन में है, आंसर आएगा 2। अगला है विभिन्न देश अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। कोई आय के आधार पर, कोई खर्चे के आधार पर, सबकी गरीबी रेखा अलग अलग है क्योंकि सबकी बेसिक आवश्यकता अलग अलग है। अपने यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान बेसिक आवश्यकता है, अमेरिका में जाओगे इंटरनेट और हेल्थ सर्विस और एजुकेशन भी बेसिक आवश्यकताओं में ही है। तो हर देश की बेसिक आवश्यकता अलग है, इसलिए उनकी गरीबी रेखा भी अलग अलग है। दोनों सही है और आर ए का करेक्ट रीजन है। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड स्टेटमेंट, दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है आर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। क्या कहता है? कहता है कि इस बात पर अहम सहमति है कि बफर स्टॉक बहुत ज्यादा रख लिया। अगर आपने बहुत सारी चीजें गोदामों में रख ली तो वो बर्बाद भी हो सकती है और उतनी जरूरत होती नहीं है। ठीक है, और एमएसपी ने सरकार द्वारा इसके रख रखाव की लागत बढ़ा दिया। अब एमएसपी क्या है? जिसमें आप किसान को पैसा देके और फिर अनाज खरीदते हो। अब वो अनाज जब गोदामों में रखते हो तो पैसा तो लग रहा है ना वेयर हाउसिंग का। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, लागत बढ़ जाती है सरकार की। क्वेश्चन नंबर 63, 1943 के बंगाल के अकाल के बारे में बातें हैं। तो आप किस किस माध्यम से? किसी उपन्यास के माध्यम से दिखाओगे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, इसका जो आंसर आएगा, नाटक कर सकते हैं हम, तस्वीरों से तो दिखा ही सकते हैं, समाचार पत्र से तो दिखा ही सकते हैं, सी और डी तो दोनों आएगा। नाटक और उपन्यास, नाटक और उपन्यास। देखो हम ड्रामा करके भी ये काम कर सकते हैं,
हम ड्रामा करके भी ये काम कर सकते हैं, उपन्यास करके भी ये काम कर सकते हैं, पर मोस्ट एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि चारों ऑप्शन तो है नहीं, तो ज्यादातर तो हम उपन्यास के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बंगाल के अकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी, सी और डी। बी, सी और डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है वो देखिए। ये कहता है भुखमरी गरीबी लाती है। भुखमरी गरीबी लाती है, ठीक है। हाँ जी, भुखमरी को गरीबी ही लाती है, ठीक है, यानी गरीबी से ही भुखमरी आती है। और भुखमरी खाद्य असुरक्षा का एकमात्र संकेत है। सिर्फ यही संकेत नहीं है खाद्य असुरक्षा का। अगर किसी को वजन नहीं बढ़ रहा, कोई अंडर एज है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, कोई कुपोषण का शिकार है, ये भी संकेत है भुखमरी के। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। एक सही, दो गलत, ठीक है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। 3 चीजें देखते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य, इन तीनों को मिला के खाद्य सुरक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने ध्यान से पेपर किया होगा ना, इसमें 100/100 भी ले सकता है कोई, मतलब अगर किसी ने ध्यान से अपनी एनसीईआरटीज कवर की है तो। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। क्या कह रहा है ये? खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ, मतलब कि अगर आप खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता दिखाते हो, यानी असुरक्षा है, खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा यानी इनसिक्योर है फूड, क्योंकि फूड सिक्योर तब माना जाता है जब हर बंदा उसको खरीदने में समर्थ हो, और यहां असमर्थ है मतलब असुरक्षा है खाने की। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति है जो भूमि की उत्पादकता कम है, वे खाद्य असुरक्षित होते हैं। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक वर्ग और समूहों में एक समान है। नहीं, सबकी निर्धनता रेखा से अलग अलग है, अलग अलग वर्ग में। जैसे आप देखोगे SC ST में गरीबी ज्यादा मिलेगी आपको, EWS में गरीबी ज्यादा है, उच्च जाति के जो लोग हैं वहां गरीबी कम है। तो हर किसी वर्ग, हर किसी समूह का जो अनुपात है वो अलग है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सामाजिक समूह जो निर्धनता से असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार हैं। यस। फिर उसके बाद आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। ये भी सही बात है, सबसे ज्यादा असुरक्षित समूह यही है। आंसर क्या आएगा? बी और सी। आंसर विल बी बी और सी। इसके बाद 68 परिप्रेक्ष्य योजना। परिप्रेक्ष्य योजना क्या होती है? जहां पे हर कोई व्यक्ति अपना अपना विचार बताता है। जब अपना अपना विचार बताता है तो एक दूसरे से विरोध भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा? 68 का 2। भौतिक पूंजी का निर्माण, भौतिक पूंजी का निर्माण यानी फिजिकल कैपिटल का निर्माण कह रहा है कैसी है? आर्थिक प्रक्रिया तो है ही है, साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है भौतिक प्रक्रिया बनाने में। तो ए और बी दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। फिर उसके बाद कहता है सही कथन बताओ। शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी है। नहीं, गांव के अंदर प्रचंड बेरोजगारी, यानी ए तो नहीं आएगा, ठीक है, ए तो नहीं आएगा। जहां ए दिख रहा है काट दो। फिर कहता है कि तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब आता है। ये भी सही है बिल्कुल, यानी डी तो पक्का आएगा, डी तो आएगा ही आएगा। तो आंसर क्या बन गया? ए। और ये 12 वर्ष से 59 वर्ष ना होके 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को गिनाया जाता है श्रम बल में, ठीक है। तो सी भी गलत है, सी गलत है, ए गलत है, बी और डी जो है वो आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। ये NEP के बारे में है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में क्या सही है? यह स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह स्कूलों के प्रावधान और संचालन में शामिल होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में ये शामिल नहीं होगा। फिर उसके बाद सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के संपूर्ण निगरानी और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। यस। तो आंसर क्या आएगा? ए और सी। इसके बाद स्कूल मॉडल तैयार 3 महीनों के लिए होता है, ग्रेड 1 के बच्चों के लिए 3 महीनों का, ठीक है, यानी लगभग 12 हफ्तों का समय इसके अंदर लगता है, ठीक है। और ये NCERT द्वारा मानकीकरण करने के लिए उस पर मॉडल नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? ए और बी। इसका सी ऑप्शन का इनकरेक्ट है, ए और बी सही है। NEP 2020 के बारे में क्या बात सही है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में क्या सही है? ये पहली नीति है जो मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता भी उपलब्ध कराती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर 5-3-3-4 प्रणाली पे हो रहा है, ये भी बात सही है।
ठीक है, भारतीय भाषाओं में संस्कृत को बढ़ाना इनका कोई मकसद नहीं है। हाँ, हिंदी बढ़ाने पे फिर भी मकसद है, संस्कृत बढ़ाने पे कोई मकसद नहीं है। आंसर क्या है? ए और बी। ठीक, इसके बाद 74 क्या कहता है? द लैंग्वेज ऑफ इंडिया परियोजना के बारे में। यह कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए होगा। सही बात है, 6ठी से 8वीं तक के लिए होगा। ये मूल्यांकन का हिस्सा ये नहीं होगा। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बस ये है कि हर बच्चे को एक लैंग्वेज जो है वो जरूर आनी चाहिए, फ्रेजेस उसको पता होने चाहिए, वाक्य बोलने आने चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा? ए और सी। इसके बाद है 75। एनईपी में कहता है देश भर में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा कौन सा तरीका प्रस्तावित किया गया है? केवल हिंदी भाषा में मनोरंजक एवं प्रेरणादायक पुस्तकों का विकास, सार्वजनिक एवं विद्यालय पुस्तकालयों की स्थापना, डिजिटल पुस्तकालयों का विकास। तो ये तो हुआ है डिजिटल पुस्तकालयों का विकास। ठीक है, केवल हिंदी को प्रेरणा बनाना ये बात गलत है। ये पुस्तकालय भी बनाए हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी, डिजिटल पुस्तकालय भी बनाए हैं। राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति का यानी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी का भी गठन है। तो आंसर क्या आएगा? बी, सी और डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। मार्क्स के विचार। मार्क्स यह कहता था कि जितने भी फैक्ट्री के मालिक हैं, इन सभी फैक्ट्री के मालिक को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि मजदूरों की मेहनत से ये सब कुछ पैदा होता है। मजदूरों की मेहनत से सब कुछ पैदा होता है, यानी कि मजदूर मेहनत करते हैं और ये फिर मालिक बन जाते हैं। पहली बात बिल्कुल सही है। जब तक निजी पूंजीपति इस मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ये बात भी कहते थे। जब तक ये सारा प्रॉफिट ये मालिक ले जाएंगे, मजदूर कैसे फायदा होगा? मजदूर को एक अत्यंत रेडिकल समाज का निर्माण करना होगा, जिसमें सारी संपत्ति निजी तौर पर नियंत्रित हो। नहीं, ये कहता था एक कम्युनिस्ट सरकार बनाई जाए, कम्युनिस्ट समाज बनाया जाए, जिसके अंदर साम्यवादी सरकार हो, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी सरकार ले और फिर वो सरकार लोगों के हिसाब से उनको यूज करने दे। तो निजी प्रॉपर्टी के बारे में ये नहीं कहता था। तीसरा गलत है। कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। यस, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी को ही सब कुछ मानता था। ए, बी और डी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है जैकोबिन के बारे में। जैकोबिन ग्रुप था ना, ठीक है, जैकोबिन ग्रुप था, जो ये हैदर अली और टीपू सुल्तान था, वो भी इसके हिस्से थे। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून, यस, और इनकी ना एक टोपी और एक ये होता था कोट सा, नीचे तक कोट, घुटने तक पहनने वाला कोट होता था। ये बात बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। इसके बाद 20वीं शताब्दी के अंदर है कुल्कों का सफाया करना। नहीं, कुल्कों का सफाया, एक मिनट, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए किन चीजों को जरूरी माना गया? कुल्कों का सफाया करना मतलब जो बिचौलिए हैं बीच के, उनका सफाया कर दो। यस। छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों से जमीन छीनकर बड़े किसानों को सौंपना। नहीं, ये कह रहे थे बड़े से लेकर छोटों को दे दो। राज्य द्वारा कुल्कों को बृहद पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराना। नहीं, इनको तो सफाया करने के लिए ही कहा जा रहा था। और विशालकाय खेत बनाना, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा? ए और डी। छोटी छोटी जमीनों को लेकर बड़े बड़े खेत जो है वो बना दो। बोल्शेविक और मेनशेविक दो बताए थे मैंने आपको, वहीं से सवाल है। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। यह है, यस। क्यों टूटने लगी? क्योंकि जो ये जमीन इनको मिली थी ना, सेना के अंदर ज्यादातर कृषक लोग थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, किसान लोग थे। जैसे ही जमीन के पुनर्वितरण की बात आई, तो हुआ क्या, ये जो जमीन है ये उन लोगों को दी जाने लगी कि अब हम जाके खेती करेंगे। तो वो सेना से भागने लगे खेती करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर सिपाही किसान थे और वो घर लौटना चाहते थे, क्योंकि अब वो खेती करना चाहते थे जमीन वापस मिलने पे। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80। ये कहता है कि 2 विश्व युद्धों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश लीग ऑफ नेशन ने की। नहीं, 2 राष्ट्रों के बीच लीग ऑफ नेशन बना था और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। तो पहली तो बात गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है, बिल्कुल सही बात है, और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है, यह भी बात बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व स्तरीय झगड़ों को निपटाने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया। नहीं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, तो ये भी गलत है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ था, तो ये भी बात गलत है। आंसर क्या आएगा? सेकंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है?
19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के रूस के संबंध में कौन सी बात सही है? नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी उनकी लोकप्रियता की वजह से मिली हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको पावर या पोजीशन मिली हुई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। रूस के किसान चाहते थे नवाबों से जमीन लेके किसानों को दे दी जाए, बिल्कुल सही है। रूसी किसान समय समय पे सारी जमीन अपने मीर को सौंप देते थे, कम्यून को सौंप देते थे, यस, फिर वो कम्यून अपने हिसाब से उनको जो है वो बांटता था, परिवार की या हैसियत के हिसाब से नहीं बांटता था। ठीक है, तो बी और सी इसका आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा इसका बी और सी। अगला सवाल है फ्रांस के मध्यम वर्ग के बारे में। 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, यस। यहाँ पे ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से संपत्ति बहुत सारी हो गई, हाँ जी, ये भी बात सही है। ये केवल समृद्ध लोग, फ्रांस के समृद्ध लोग ही खरीदते थे, ऐसा नहीं है। फ्रांस के लोग नहीं खरीदते थे, ठीक है, बाकी और भी यूरोपियन लोग थे, वो भी इन कपड़ों को खरीदते थे। हाँ, खरीदते समृद्ध थे, पर सिर्फ फ्रांस के नहीं थे। सी नहीं आएगा, ए और बी आएगा, देख लेते हैं। सी नहीं आएगा, ए और बी आएगा, तो यही वाला एक ऑप्शन बचता है, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला कहता है कि 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। हाँ जी, ये वो फेज है जब गांधी जी वाला, मतलब कि जो आधुनिक भारत का फेज था, वहां से सवाल है। सुधार आंदोलनों ने मूलतः हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने के प्रयास किए, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आएगा? बोथ। अगला सवाल है हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प क्यों चुना? जो उसके रास्ते में आ रहे थे उनसे घृणा के कारण वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके रास्ते में आने वाले सबको पीट रहा है, वो यहूदियों को पीट रहा था, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, हाँ जी, ये क्या चाहता था? जर्मनी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाए और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मुझे मिल जाए, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। युद्ध करने की आदत नहीं थी इसे, ठीक है, और राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करना उसका सर्वप्रथम लक्ष्य था, नहीं, सर्वप्रथम लक्ष्य था उसका न्याय दिलवाना, जो भी उसके वर्ग के लोगों के साथ हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड, बाकी सब गलत है। अगला है ध्यानपूर्वक पढ़े और उत्तर का चयन करें। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बेसाइल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, हाँ जी, सब लोग उसके चारों तरफ खड़े हो गए थे, लूटपाट किया था, ब्लडी संडे वाली बात मैंने आपको बताई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेसाइल के किले को सुरक्षित रखा गया ताकि सामाजिक असमानता के इतिहास लोगों की स्मृति बनी रहे, नहीं, इस किले को हटा दिया था, इस किले को समाप्त कर दिया था, तो आंसर क्या आएगा? एक सही है, दो गलत है। अगला है 86 का आंसर क्या आएगा? खर्च में कमी करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के तरीके जो मुख्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक भारत में अपनाया गया। ये कहता है कि देशी राजाओं ने पुराने सेवकों की जागीरों को जब्त कर दिया था, ठीक। दूसरा, देशी राजाओं ने पुराने सेवकों के इनामों की जब्ती कर दी थी, बिल्कुल सही बात है। समाज कल्याण के कार्य भी बंद कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राजाओं को बड़ी बड़ी जागीर प्रदान की, नहीं, राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जागीरें प्रदान की थी, तो आंसर क्या आएगा? ए, बी और सी, डी नहीं आएगा। 87 क्या कहता है? 87 कहता है कि 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों में बुनकर क्यों गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं? क्योंकि बुनकर और गुमाश्तों के बीच टकराव हो गया था, यस, बिल्कुल, ये कराया था मैंने। फिर माल समय पर तैयार ना होने के कारण गुमाश्तों द्वारा बुनकरों को सजा दे दी गई थी, यस। कंपनी से पेशगी लेने के कारण बुनकर अपना माल किसी और को बेच नहीं सकते थे, अपना माल किसी और को नहीं बेच सकते थे, ये भी बात सही है। लेकिन गुमशुतों द्वारा बुनकरों को कृषि कार्य करने से रोके जाने के कारण ऐसा नहीं था, कोई कार्य करने से रोका नहीं था, तो आंसर क्या आएगा? ए, बी और सी। अगला है 88 कहता है डलहौजी के पद त्याग के समय तक भारतीय विशाल विजित भूखंड पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रतिभा ने एक ऐसे शासन पद्धति का निर्माण किया जिससे क्या हुआ? देश में 18वीं सदी में फैली हुई अराजकता का अंत हुआ, भारत के निवासियों की राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ और ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिससे ऐश्वर्य और साधनों की दृष्टि से अतुलनीय था। प्रबंध इसके विशाल आकार होने के कारण कठिन हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रबंध तो हमने किया ना, ठीक है। डलहौजी के पद त्याग के समय तक ऐसा नहीं था कि भारत को संभालना मुश्किल था। ए बी सी जो है इसके जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय थे जिसने पाश्चात्य की श्रेष्ठता को चुनौती दी थी।
ये वो व्यक्ति हैं जो धर्म को, राष्ट्रवाद को, नॉलेज को, अपने देश के कल्चर को, सबको मिलाते हैं। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्वामी विवेकानंद के बारे में ही दिया हुआ है। नरमपंथी की सोच संकुचित क्यों रही? उनका जो सोशल बैकग्राउंड था ना, बहुत अमीर परिवारों से था और इनको वो दिक्कतें फेस हो ही नहीं रही थी, फील हो ही नहीं रही थी जो किसानों को हो रही थी। तो इसलिए ये उग्र नहीं हुए थे। इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, इनका जो पावरफुल क्लास से बिलोंग करना, नए पेशेवर वर्गों की प्रमुखता जो इनके पास थी, वकील की, डॉक्टरों की, तो तीनों ही स्टेटमेंट ये सही है। लेकिन जो ये चौथी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग अगर बढ़ रही थी तो इससे डरे नहीं थे। तो डी नहीं आएगा, ए बी सी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है 91। कहता लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से हुआ और बंबई में महामारी के डर से, प्लेग महामारी। दोनों बात बिल्कुल सही है, पर एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की। घंटी का आकार यानी कि इस तरीके से जो पिरामिड होता है, ये पूछ रहा है ये किस तरीके का है। मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, स्थिर जनसंख्या हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 92 का ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? कहता है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो सबको ये लगा कि क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मृतकों और घायलों की जो संख्या है वो बढ़ गई थी, जिससे लोग कम रहने लगे थे। मतलब कि अब आधे लोग तो मर ही गए थे, लोगों की संख्या कम हो गई थी। परिवार के सदस्य घट जाने के बाद परिवार की आय बढ़ गई, नहीं, सदस्य घट जाने के बाद आय तो कम हो गई थी। और अमेरिका देश में कर्ज देने वाला था, देने वाला बन गया था, कर्जदार से कर्ज देने वाला बन गया था। तो ये उल्टी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ए और बी इसका आंसर आएगा, बाकी सी और डी गलत है। 94 कहता है 20वीं सदी की शुरुआती दशकों के बारे में है। बुनकरों में से कुछ छोटा मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। हाँ जी, कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, कुछ पतला कपड़ा, महीन कपड़ा। मोटे कपड़े गरीब खरीदते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर किस्म में के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। अकालों से बनारसी और बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था, बिल्कुल ये ऐसे ही बिकती रहती थी। तो आंसर क्या आएगा? ए और डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया? क्योंकि ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। अब जो ब्रिटिश कारखाने थे वो मिसाइल, हथियार वगैरह बनाने लगे थे, जिसके कारण जो और सामान था उसका आयात कम हो गया था। 96 का क्या आंसर है? संविधान द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकायों की शक्तियों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच होती है। ठीक है, मुद्दों और समस्याओं पे निपटारा स्थानीय स्तर से बढ़िया तरीके से हो सकता है। मतलब जब मैटर नीचे वाले लेवल पे आएगा जो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से सुलझेगा। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, इसी को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं, जब ऊपर की पावर नीचे आ जाए। देश का भविष्य नागरिक के कामकाज पे निर्भर नहीं है, शासकों पर निर्भर है। गलत है। नागरिक कैसा काम कर रहे हैं उस पर निर्भर है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अगली स्टेटमेंट क्या कहता है? वर्तमान समय में लोकतंत्र का प्रचलित रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। बिल्कुल सही। इस प्रकार की व्यवस्था मतलब बहुमत होता है जो अपने देश के अंदर है, हम अपने देश का नेता चुन देते हैं। ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र शासक व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि आप हर किसी को फैसला लेने के लिए बुला ही नहीं सकते, जनसंख्या इतनी ज्यादा है। इसलिए हम अपने अपने बिहाफ पे नेता चुन देते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट रीजन है। ठीक है, आर करेक्ट रीजन है। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 99। कहता मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा किन परिस्थितियों में? अब कह रहा 15 साल का बच्चा काम कर रहा है तो मौलिक अधिकार गए। कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को काम करने से रोक रहा है, मौलिक अधिकार गए। किसी जन समूह को दिल्ली में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही, अल्पसंख्यक है वो, भाषा के आधार पर तेलुगु व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो उसके भी मौलिक अधिकार गए। सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी की पदोन्नति नहीं कर रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है। ठीक है, क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो इसमें क्या आएगा? 1 मिनट रुकना, मैंने गलत पढ़ लिया, ये तो नहीं आएगा क्योंकि महिला है। कोई लिंग के आधार पे आप भेदभाव कर रहे हो तो ये भी नहीं आएगा। किसी जन समूह को दिल्ली में तेलुगु माध्यम से स्कूल को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही,
किसी जन समूह को दिल्ली में तेलुगु माध्यम के स्कूल को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। तेलुगु माध्यम के स्कूल को, तेलुगु मीडियम के स्कूल को अनुमति नहीं दी जा रही। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है, कोई ग्रुप है 10-15 लोगों का, वो कह रहे हैं हम तो तेलुगु मीडियम का स्कूल खोलेंगे, हम तो तेलुगु मीडियम का स्कूल खोलेंगे, और उनको अनुमति नहीं दी जा रही इस चीज को लेके, तो उनका मौलिक अधिकार नहीं हनन हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई लोगों के हित में काम होना चाहिए ना, और वहां तेलुगु पढ़ेगा कौन? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 99 का 1, 99 का 1, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से ये है। हालांकि मुझे तो 1 भी गलत ही लग रहा है। यहां लिंग के आधार पे भेदभाव हुआ, यहां बच्चे का शोषण आर्टिकल 24 टूट रहा है। ठीक है, दूसरे लोगों को काम करने से रोक रहा है। किसी राज्य का कोई नेता काम करने से तो आप रोक ही नहीं सकते ना, इसलिए बचा एक, तो एक आ जाएगा। बाकी मेरे लिए चारों ही गलत है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली क्या होती है? 4 बंदे हैं, चारों में से जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिली वही जीत जाएगा। सर्वाधिक संख्या में मत जिसको मिले वो जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का हिस्सा है। चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। बिल्कुल सही है, मतलब कि जो अन्य लोगों से ज्यादा मत ले रहा है, बाकी लोगों से ज्यादा आपके पास है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वही जीत जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 1, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। माध्यमिक कक्षाओं में विनिर्माण उद्योगों के बारे में चर्चा के लिए कौन सा क्षेत्र दौरा सबसे उपयुक्त होगा? आप खेत में लेके जा रहे हो बच्चों को, चीनी मिल में ले जा रहे हो, तो विनिर्माण उपयोग तो केवल चीनी मिल दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ओनली बी। अगला सवाल है, आपको कामकाज के बारे में बताना है, कामकाज के बारे में बताना है तो राशन की दुकान पे ले जाओ, तो आंसर क्या आएगा? 2। वाद विवाद में कैसे कामकाज बताओगे? आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है तो मोहरे दिखाओ, संग्रहालय दिखाओ। उस समय की पुस्तकें तो लिखी ही नहीं जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, तो ए और बी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए और बी। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए आप माध्यमिक कक्षा के अपने विद्यार्थियों को पार्क में ले जा रहे हैं। यात्रा के दौरान सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से विषय पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा? कौन से विषय पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा? यात्रा के दौरान एक तो आपको प्रदूषण दिख रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही आएंगे। ठीक, पृथ्वी का आकार थोड़ा ना दिख रहा है। बड़े बांध के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कारण दिए हैं? क्या कारण दिए हैं बड़े बांध के निर्माण के लिए? तो बड़े बांध के निर्माण के लिए सरकार ने जो कारण दिए हैं वो मतलब कि उपरोक्त प्रश्न छात्र के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र का आकलन करता है? बड़े बांध का निर्माण सरकार का क्या मतलब? उसका ज्ञान दिखा रहा है, उसका ज्ञान, यानी कि बड़े बांध के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कारण दिए हैं। अगर कोई बच्चा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोई बच्चा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बच्चे की किस कला को बता रहा है? ये बच्चे की स्मृति, याद को और ज्ञान को। याद क्यों? क्योंकि वो पुरानी बातें याद करके बैठा है कि सरकार ने क्या क्या कारण दिए हैं, वो बता रहा है। और ज्ञान क्यों? अपने ज्ञान से उन चीजों को समझा रहा है। तो ये सारे जो है ये सब्जेक्ट की पेडागोजी के क्वेश्चन है। मेरा जो सेक्शन होता है वो एसएसटी है, और एसएसटी के सब क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो एसएसटी के सब क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। टीजीटी एसएसटी 2023 का ये बैच है। अब आप देख रहे हो सारा एक एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से है, और कोई मेरे एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो आगाज इंस्टीट्यूशन की ऐप पर एनसीईआरटी बैच चल रहा है, जिसके अंदर 6 to 12 सारी किताबें जो है वो कवर करवाई जा रही है। 44 किताबें। लाइव बैच है, 4:30 से 6 बजे तक ये लाइव रहता है। ठीक है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो 8168328069 पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।